प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ चार्ल्स लॉ। क्या बोल रहे हैं चार्ल्स लॉ कि जो वॉल्यूम है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। मतलब कि अगर टेम्परेचर गैस का इंक्रीज करेंगे, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड तो गैस की वॉल्यूम इंक्रीज होगी, यही बोल रहा है ये वाला लॉ। और जब गैस की वॉल्यूम इंक्रीज होती है तो इसे हम बुलाते क्या है, द प्रोसेस इज नोन एज एक्सपेंशन ऑफ अ गैस। एक्सपैंड कर रही है ना गैस, सो एक्सपेंशन ऑफ अ गैस। उसी तरह से इफ वी आर डिक्रीजिंग द टेम्परेचर then what will happen to volume according to the law? Volume will decrease। आंसर कर सकते हो तुम, ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि बोल ही नहीं सकते। वॉल्यूम विल डिक्रीज, तो इस फिनोमिनन को हम क्या बुलाते हैं, दैट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ गैस, राइट। सो व्हेन वॉल्यूम इंक्रीजेस तो उसे क्या बुला रहे हैं हम, एक्सपेंशन। और अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है तो उसे क्या बुला रहे हैं हम, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ गैस। इन दिस केस Charles' law is used, it's a principle which is used in hot air balloons. Hot air balloons जो है ये किसके लिए यूज होते हैं, they are used to tell us about the weather conditions. स्पोर्ट्स वगैरह में भी यूज करते थे पहले, पर अब नहीं करते क्योंकि हाइड्रोजन इनफ्लेमेबल गैस है तो इसलिए थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। इनिशियली काफी साल पहले मैसेजेस पास करते थे फ्रॉम वन एरिया टू द अदर ओवर द सी। अटलांटिक ओशन के ऊपर हॉट एयर बलून्स को भेजते थे एक कंट्री से दूसरी कंट्री, सो दैट उनको मैसेजेस डिलीवर हो जाए, राइट। पर वो यूज अब बंद कर दी गई है क्योंकि कभी भी हाइड्रोजन कैन कैच फायर और बलून फट सकता है, राइट। सो दैट इज अ लिटिल डेंजरस। अब होता क्या है इसमें हॉट एयर बलून्स में, हॉट एयर बलून्स में टेम्परेचर जो है बलून का इंक्रीज कर दिया जाता है, राइट। सो जब इंक्रीज करेंगे, याद है कोई कुछ पिक्चरों में कहीं देखा है पुरानी मूवीज में, इस तरह से धमाल में भी है, किसमें, धमाल में ऐसे यहाँ पे इसमें आग लगी होती है और ये जो बलून है ये उड़ रहा होता है, राइट। सो इसमें बेसिकली क्या फंडा यूज हो रहा है कि जब यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो गैस की वॉल्यूम भी इंक्रीज होगी, ठीक है, एक्सपैंड होगी। तो डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, यही होती है ना डेंसिटी। मास तो जो है बलून का वो सेम रह रहा है बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीज करने पे मास ऑफ द गैस को कुछ नहीं हो रहा, मास ऑफ द गैस इज रिमेनिंग द सेम, बट वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रही है। नाउ व्हेन द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग व्हाट विल हैपन टू द डेंसिटी, अगर मास कांस्टेंट रह जा रहा है तो डेंसिटी विल डिक्रीज क्योंकि डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो अगर डेंसिटी डिक्रीज करती है तो जो बलून है दैट विल बिकम लाइटर देन एयर, बोल सकते हैं वैसा कि अगर डेंसिटी डिक्रीज करेगी बलून विल बिकम लाइटर देन एयर, और अगर एयर से लाइट हो जाएगा तो क्या करेगा, इट इज गोइंग टू राइज अप, फ्लोट इन द एटमॉस्फेयर, इट इज गोइंग टू राइज अप इन द एटमॉस्फेयर, राइट। सो ये प्रिंसिपल है
चार्ल्स लॉ का, जो कि यूज होता है हॉट एयर बलून्स में। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है तुम्हारा कि चार्ल्स लॉ की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है या प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है। ओके, सो नाउ वी गो ऑन टू द न्यूमेरिकल। सबसे पहले इजी सा करते हैं, फिर डिफिकल्ट वाले पे चलेंगे। 2 न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है a sample of gas occupies 1.50 liters at 25 degrees centigrade. At 25 degrees centigrade, if the temperature is raised to 60 degrees centigrade, what is the volume of the gas if pressure remains constant? अब मैंने तुम्हें पिछले वाले उसमें टॉपिक में बताया था कि कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सा लॉ लगना है। आपने उसमें देखना है कि कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट दे रखी है। अगर प्रेशर कांस्टेंट दे रखा है तो चार्ल्स लॉ लगता है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट दे रखा है तो बॉयल्स लॉ लगता है। तो यहाँ पे हमें क्या चीज कांस्टेंट दी है? प्रेशर। सो कौन सा लॉ लगेगा? चार्ल्स लॉ। क्या बोल रहा है चार्ल्स लॉ? V1 upon T1 that is equal to V2 upon T2. First step in this question is to convert डिग्री सेंटीग्रेड into केल्विन। ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में करना है, तो हम पहले T1 को कन्वर्ट करते हैं। T1 that is given as 25 plus 273 298। ये कन्वर्जन फैक्टर हर एक न्यूमेरिकल में यूज होगा। ओके, टेम्परेचर हमेशा कन्वर्ट करेंगे हम। T2 60 दिया हुआ है, 60 प्लस 273 कितना हो गया? 333 केल्विन। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। V1 हमें दिया है 1.50 लीटर्स, सो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ V1 ओवर हियर upon T1 is given as 298 Kelvin। V2 हमें कैलकुलेट करना है upon T2 that is equal to 333। so T2 क्या हो गया? 333 into 1.50 upon 298 that is equal to V2, right? कैलकुलेट करोगे V2 तो ये आ जाता है 1.68 लीटर्स। V2 that is equal to 1.68 लीटर्स। आगे समझ कैसे करना है? सो एक और लिखो क्वेश्चन। On a ship sailing in Pacific Ocean, where temperature is 23.4 degrees centigrade, where temperature is 23.4 degree centigrade, a balloon is filled with 2 liter air. What will be the volume of the balloon? When it reaches Indian Ocean, where temperature is 26.1 degree centigrade. सेम फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर वेरी कर रहा है, वॉल्यूम भी वेरी कर रही है। सो फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ क्या लगेगा? V1 upon T1 that is equal to V2 upon T2। ठीक है, अगेन फर्स्ट स्टेप में टेम्परेचर को हमको किस में कन्वर्ट करना है? केल्विन में। सो T1 कन्वर्ट करते हैं। T1 दिया है 23.4 plus 273 296.4 केल्विन। ठीक है, उसी तरह से T2 कितना दिया हुआ है? 26.1। सो 26.1 प्लस 273.1 299.1। So put down the values. P1 कितनी दी है? On a ship sailing in Pacific Ocean whose temperature is this, a balloon is filled with 2 liter air. So V1 दी है 2, T1 कितना निकला? 296.4
V2 हमें कैलकुलेट करना है और T2 कितना निकाला है हमने 299.1। सो इससे हम V2 कैलकुलेट कर सकते हैं। V2 आएगा अप्रोक्सीमेटली इट विल कम टू सेम 2.01 आ रहा है, पर तुमने उसको 2 पे नहीं छोड़ देना बिकॉज देयर इज गोइंग टू बी एन इंक्रीज इन वॉल्यूम। अब इसमें आंसर कैसे करेक्ट है किस तरह से देखोगे कि जैसे टेम्परेचर यहाँ पे पहले कितना था 23.4, सेकेंड टेम्परेचर कितना है 26.1। सो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो V2 की वैल्यू भी इंक्रीज होनी चाहिए, ठीक है। और अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो V2 की वैल्यू भी डिक्रीज होनी चाहिए। तो V2 यहां पे क्या आ जाएगा फिर 2.018 आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। चाहे देयर इज अ स्लाइट इंक्रीज, 2 लीटर से बहुत ही कम इंक्रीज हुई है, 2.02 की इंक्रीज हुई है, बट स्टिल आप इसको 2 तक नहीं छोड़ सकते बिकॉज द वॉल्यूम इंक्रीज वॉल्यूम इन दिस क्वेश्चन हैज टू बी शोन, ठीक है। सो इन 2 क्वेश्चन से चार्ल्स लॉ आ गया आपकी समझ, प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस समझ आ गई। देन वी गो ऑन टू द थर्ड लॉ टुडे, गे-लुसाक्स लॉ। और लॉ इज गे-लुसाक्स लॉ। जो गे-लुसाक्स लॉ है that gives us a relationship between pressure and temperature at constant volume। ओके, अब यहाँ पे थर्ड क्वांटिटी कांस्टेंट आ गई है। बॉयल्स में कौन सी कांस्टेंट थी? टेम्परेचर। और चार्ल्स में कौन सी कांस्टेंट थी? प्रेशर। और गे-लुसाक्स में कौन सी कांस्टेंट है? वॉल्यूम। तो गे-लुसाक बोलता है कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है then pressure of a gas is directly proportional to temperature, ठीक है। या P upon T is a constant, और अगर 2 गैसेस कंपेयर कर रहे हैं P1 upon T1 that is equal to P2 upon T2, ठीक है। अब जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम शो करेंगे बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर, इफ दिस इज द ग्राफ एट V1, V2 and V3, again over here V1 is less than V2 is less than V3। इन ग्राफ्स को कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम क्या बुलाते हैं? दे आर नोन एज आइसोकोर्स। दे आर नोन एज आइसोकोर्स। अब ये वाली लाइंस यहाँ पे अगर हम इसको एक्सटेंड कर दें तो ये 0 टेम्परेचर पे चली जाएगी, एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो ये 0 पे चली जाएगी, ठीक है। कांस्टेंट टेम्परेचर के ग्राफ्स को क्या बुलाते हैं? आइसोथर्म्स। और कांस्टेंट प्रेशर को क्या बुलाते हैं? आइसोबार्स। तो कांस्टेंट वॉल्यूम को क्या बुला रहे हैं हम? आइसोकोर्स, ठीक है। ये तीनों डेफिनेशंस याद रखनी है। नाउ जब हम लोग गे-लुसाक्स लॉ करते हैं तो ऑब्वियसली प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस अब इसका भी करना पड़ेगा, क्योंकि तभी हमें याद रहेगा ना। अगर डेली लाइफ के साथ हम इन लॉज को कोरिलेट करेंगे ओनली देन कैन वी रिमेंबर द लॉज, राइट। कई बार क्या होता है कि विंटर्स में गाड़ियां पार्क कर रखी होती हैं, है ना, और हम लोग जब रात को गाड़ी पार्क करी है और सुबह हम बाहर निकलते हैं तो हम आके देखते हैं कि रात को अच्छा वाला टायर छोड़ा हुआ था, मॉर्निंग में वो डीफ्लेट हो गया। क्या क्यों होता है ऐसा? विंटर्स में क्या होगा? मॉइस्चर होगा, टेम्परेचर कम होगा, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा? प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो अगर प्रेशर कम हो जाएगा तो गैस जो क्या कहते हैं उसको, टायर है, वो क्या होगा? डिफ्लेट हो जाएगा, ठीक है। सो विंटर्स में when the temperature is less, then according to the law
the pressure is also going to be less. ठीक है, और अगर प्रेशर कम होगा तो टायर्स ऑफ कार्स गेट्स डिफ्लेटेड, और उसी तरह से गर्मियों में क्या होगा, टायर फट जाएंगे, फट जाते हैं जनरली जब बहुत ज्यादा समर्स होती है। तो समर्स में टेम्परेचर ज्यादा हो गया ना, सब कुछ ऑपोजिट, टेम्परेचर ज्यादा, प्रेशर ज्यादा और टायर फटाक, the tire they blast. ठीक है, so this is the practical significance of Gay-Lussac's law. Clear हो गया? So एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। This is a very small law, ज्यादा कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं है हमें। So let's write down the question. A chamber of constant volume, क्या है क्वेश्चन? A chamber of constant volume contains, a chamber of constant volume contains hydrogen gas, contains hydrogen gas. When the temperature is 0 degree Celsius, when the temperature is 0 degree Celsius, the pressure of the gas is 1.07 into 10 raised to power 2 kilopascals. 1.07 into 10 raised to power 2 kilopascals. What will be the pressure at 100 degree centigrade? Again, first step would be to convert the temperatures into Kelvin. ठीक है, फॉर्मूला क्या लगेगा? P1 upon T1 that is equal to P2 upon T2. P1 कितना दिया है? 1.07 into 10 raised to power 2. T1 0 डिग्री तो 0 plus 273. 273. T2 को ऊपर ले जाते हैं, 100 plus 273 is 373. So now can we calculate P2? P2 comes to 1.46 into 10 raised to power kilopascals. Again verify कर सकते हैं यहाँ पे आंसर। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम 0 डिग्री टू 100 डिग्री, तो प्रेशर भी इंक्रीज होना चाहिए। P1 कितना था? 1.07 into 10 raised to power 2, और P2 कितना आ रहा है? 1.46. So pressure is also increasing. So therefore our answer is correct. ठीक है, समझ आ गया? Okay. Then we go on to the fourth law, Avogadro's law. Avogadro's law. Avogadro's law वॉल्यूम और अमाउंट रिलेशनशिप है। ये वाला लॉ पहले भी हमने किया है, वॉल्यूम एंड अमाउंट रिलेशनशिप, राइट? According to this law, at STP, equal volumes of all gases, first chapter में किया हुआ है, equal volumes of all gases contain equal number of molecules. ठीक है, सो मैथमेटिकल रिलेशनशिप इसकी क्या हो जाएगी? B is directly proportional to N, राइट? यहाँ एक कांस्टेंट यहाँ पे लगा देते हैं, K for N, where K4 is a constant. ठीक है, अब STP कंडीशंस क्या होती है हमने करी थी। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, एसटीपी पे टेम्परेचर कितना होना चाहिए? नो, 273 केल्विन। टू बी मोर एक्यूरेट 273.15 केल्विन, राइट? और प्रेशर कितना होना चाहिए? 1 एटमॉस्फेयर।
तो अगर टेम्परेचर 273.15 केल्विन है और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस? 22.4 लीटर्स 22.4 लीटर्स पर मोल, सॉरी एटमॉस्फेयर की। और एक और हमने कंडीशन करी थी एसएटीपी। क्या होता है एसएटीपी? स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर प्रेशर, राइट? अब यहां पे टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस, दैट इज इक्वल टू 298.15 केल्विन, ठीक है? और प्रेशर कितना होगा? उतना ही 1 एटमॉस्फेयर, राइट? तो वॉल्यूम अगर हम एसएटीपी पे देखते हैं तो वॉल्यूम थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है 24.78, ठीक है? अब यहां पे थोड़ी सी चेंजेस कर रहे हैं हम। टेम्परेचर हम 273.15 की ले रहे हैं, पर प्रेशर हम बार में ले लेते हैं, तो क्या वॉल्यूम के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? मैं बोल रही हूं कि हम टेम्परेचर यहाँ पे सेम ले रहे हैं एसटीपी पे, पर हम प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेयर की जगह बार में ले रहे हैं, तो क्या वॉल्यूम पे कुछ फर्क पड़ेगा? थोड़ा सा, बहुत थोड़ा। बिकॉज हमने पढ़ा था कि अगर एसटीपी पे, सपोज हमारा क्वेश्चन है कि एसटीपी पे टेम्परेचर हमने सेम रखना है 273.15 केल्विन, पर हम प्रेशर की यूनिट चेंज कर रहे हैं 1.008 बार, तो वॉल्यूम पे थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। वॉल्यूम बिकम्स 22.7 लीटर्स पर मोल, ठीक है? बिकॉज 1 एटमॉस्फेयर दैट इज इक्वल टू 1.008 बार, तो देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस इन वॉल्यूम 22.7 ले लिए। अब यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन के जब न्यूमेरिकल्स आते हैं तो बहुत केयरफुल रहना पड़ता है कि हमें एसटीपी कंडीशंस दी है या एसएटीपी कंडीशंस दी है, ठीक है? क्योंकि अगर एसएटीपी कंडीशंस देखेंगे हम तो हमें टेम्परेचर 298.15 देना है। इसमें हमें क्वेश्चन में वैल्यूज नहीं दे रखी होती प्रेशर और टेम्परेचर की, वो हमें पता होना चाहिए कि अगर एसटीपी है तो मतलब टेम्परेचर इज इक्वल टू 273.15। अच्छा, और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर 1 बार तो हो गया, और एक और यूनिट हमने करी थी एसटीपी पे, 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू हाउ मेनी mm ऑफ मर्करी? 760 mm ऑफ मर्करी। सो प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर और 760 mm, और एक और था जो बोल रहा है तू 1 into 10⁵ पास्कल्स। ये सारे प्रेशर जो है ये एक से दूसरे में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है? इज इट क्लियर? अब इसको मोल कॉन्सेप्ट के साथ भी कोरिलेट कर सकते हैं। एट एसटीपी 22.4 liters occupy or have how many molecules of a gas? One more, 6.02 into 10⁻23 molecules, ठीक है? इसे थोड़ा सा चेंज कर रही हूं मैं इस रिलेशन को। हम बोल रहे हैं कि B इज इक्वल टू K4 इंटू N। N क्या है इसमें? नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? वेट गिवन अपॉन मोलर मास। सो B क्या बन जाएगा? K4, B is equal to K4, weight given upon molar mass, ठीक है? Is it clear? So this is the Avogadro's law. अब सारे लॉज को कंबाइन करना है हमने to find the ideal gas equation। क्या कर रहे हैं जी हम? एक एक्सप्रेशन बना रहे हैं आइडियल गैस इक्वेशन। सबसे पहले आइडियल गैस होती क्या है? which obey all laws at all temperatures and pressures। so ideal gas हो गई which obeys
all gas laws at all temperatures and pressure, that is an ideal gas. 4 लॉज हमने करे, तो चारों लॉज में देखते हैं क्या क्या हमने करा था. फर्स्ट लॉ, बॉयल्स लॉ. बॉयल्स लॉ क्या बोलता है? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको. ठीक है. सेकेंड, चार्ल्स लॉ. चार्ल्स लॉ क्या बोल रहा है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ठीक है. थर्ड लॉ, Gay-Lussac's. Gay-Lussac's लॉ क्या बोल रहा है? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. एंड लास्ट इज एवोगाड्रोस, जो बोल रहा है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन. राइट. अब जब हम चारों लॉज देख रहे हैं तो गे-लुसाक थोड़ा आउट हो रहा है इसमें से, क्योंकि बाकी सारे हमारी वॉल्यूम की रिलेशनशिप दे रहे हैं किसी ना किसी के साथ. जैसे फर्स्ट लॉ में वॉल्यूम की रिलेशनशिप प्रेशर के साथ हो रही है, सेकेंड लॉ में वॉल्यूम की रिलेशनशिप टेम्परेचर के साथ हो रही है, और फोर्थ लॉ में वॉल्यूम की नंबर ऑफ मोल्स के साथ हो रही है. तो आइडियल गैस इक्वेशन बनाने के लिए ऑड मैन आउट को हम निकाल देते हैं इसमें से. ठीक है. सो कंबाइनिंग द 3 लॉज, व्हाट डू वी गेट? फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंगली वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. P को ऊपर ले जाते हैं. PV is directly proportional to NT. प्रोपोर्शनैलिटी साइन हमें हटाना पड़ेगा एक कांस्टेंट लगा के. ये नहीं R. K1, K2, K3, K4 जो हमने सब में लगाए थे उनको कंबाइन करके हम एक कांस्टेंट बना देते हैं R, where R that is equal to gas constant. राइट. सो जहां पे भी R की वैल्यू दे रखी होती है वहां पे सब में हमको गैस कांस्टेंट की वैल्यू लगानी है. गैस कांस्टेंट की वैल्यू आप कैलकुलेट कैसे करेंगे? एक्सप्रेशन हमें दिया है. क्या एक्सप्रेशन दिया है? PV is equal to nRT. तो R क्या आ जाएगा? PV upon NT is equal to R. ठीक है. जब हम यूनिट्स देखते हैं तो n की यूनिट्स चेंज नहीं होती, क्योंकि n तो नंबर ऑफ मोल्स है, इट विल रिमेन द सेम. t की यूनिट्स चेंज नहीं होंगी, बिकॉज t जब भी हम कैलकुलेशंस करते हैं तो t हम हमेशा केल्विन में लेते हैं. सो r की वैल्यू मेजरली डिपेंड करती है किसके ऊपर? p और v के ऊपर, प्रेशर और वॉल्यूम. जो r की कैलकुलेशंस की जाती है दैट इज जनरली डन एट STP. तो STP में हम लोग प्रेशर की 3 वैल्यूज ले रहे हैं. 1 एटमॉस्फेयर, 1 बार, 760 इसमें कंसिडर नहीं, mm नहीं कंसिडर कर रहे हम, एंड 1 into 10⁵ पास्कल्स. इन 3 वैल्यूज के बेसिस पे R की वैल्यूज को डिसाइड किया जाता है. ठीक है. सो लेट्स मेक अ टेबल टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ R. और कल के लिए तुम्हारा होमवर्क भी यही है कि R की सारी वैल्यूज लर्न करके आइए, तभी हम क्वेश्चंस को कर पाएंगे. ओके. एज आई जस्ट सेड कि R की वैल्यू प्रेशर और वॉल्यूम की यूनिट्स के ऊपर डिपेंड करती है, तो हम प्रेशर और वॉल्यूम की यूनिट्स को चेंज करते रहेंगे. ठीक है. सो लेट्स सी व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ R. कौन कौन से यूनिट्स बोले हमने? यूनिट्स ऑफ V, वॉल्यूम, units of pressure and value of R. Because number of moles तो मोल ही रहेगा और
टेम्परेचर भी केल्विन ही रहेगा। सो फर्स्ट हम लोग क्या ले रहे हैं, वॉल्यूम ले रहे हैं लीटर्स में, प्रेशर ले रहे हैं एटमॉस्फेयर में। सो वैल्यू ऑफ आर क्या आ जाएगी, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर। क्यों इस तरह से हमने लिखा है, क्योंकि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो लीटर आ गई। जो आप डायमेंशनल यूनिट्स करते हैं ना, उसके अकॉर्डिंगली ये लीटर आ जाएगी। प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेयर में दिया है, सो ये डायरेक्टली इनवर्सली पर मोल पर केल्विन। पर मोल पर केल्विन आप देखोगे सब में आएंगे, ठीक है। सो व्हेन वी टेकिंग यूनिट्स ऑफ P as liters and units of P as atmosphere, तो वैल्यू ऑफ R क्या आ गई, 0.0821। सेकेंड, when units of B is taken as ml, तो ये हम चेंज नहीं कर रहे हैं। सो हमें पता है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, इसको हम 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वैल्यू क्या आ गई, 82.1 ml एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। क्लियर? नाउ नंबर 3, अगेन वॉल्यूम लीटर्स, यूनिट ऑफ प्रेशर हम चेंज कर रहे हैं टू बार। सो देयर इज गोइंग टू बी वेरी लिटिल डिफरेंस, 0.8314 0.08314 because 1 atmosphere is equal to 1.008. So बहुत ही कम डिफरेंस आता है। This is liter बार पर मोल पर केल्विन, ठीक है। अगेन मिलीलीटर बार, फिर से 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो क्या आ जाएगा, 83.14 मिलीलीटर बार पर मोल पर केल्विन, ठीक है। ओके, अब हम पास्कल्स में ले रहे हैं, वॉल्यूम हम ले रहे हैं मीटर क्यूब। 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर क्यूब्स, 10 raised to power -3, very good। 1 लीटर इज इक्वल टू 10 raised to power -3 मीटर क्यूब्स, ठीक है। और इसे हम ले रहे हैं पास्कल्स में। सो 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू हाउ मेनी पास्कल्स, 10 raised to power 5, 10 raised to power 5, 1 into 10 raised to power 5, ठीक है। सो जब इसमें हम लेते हैं तो इट कम्स टू 8.314 मीटर क्यूब्स पास्कल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। और ये जो पास्कल मीटर क्यूब है दैट इज इक्वल टू जूल्स। 1 पास्कल मीटर क्यूब दैट इज इक्वल टू जूल्स। जूल्स किसकी वो है, यूनिट वर्क की। और वर्क क्या होता है, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो यहां पे हम इसे पास्कल मीटर क्यूब को चेंज करते हैं जूल्स में। सो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 8.314 जूल्स पर मोल पर केल्विन। जब +2 में हम कैलकुलेशंस करेंगे तो हम मोस्टली ये वाली यूनिट या ये वाला आर की वैल्यू यूज करते हैं। अभी हम ये वाली वैल्यू यूज करेंगे, या ये डिपेंडिंग अपॉन लीटर्स दिया हुआ है कि मिलीलीटर्स दिया हुआ है। मोस्टली हमें लीटर्स ही दिया रखा होता है, तो हमने 0.0821 वैल्यू जो है वो यूज करनी है। एक और वैल्यू इसकी होती है आर की, विच इज आई थिंक नॉट गिवन इन योर बुक्स, दैट इज इन कैलोरीज। जूल्स की जगह कैलोरीज में उसको दिया गया है। सो जब हम इसको कैलोरीज में कन्वर्ट करते हैं तो आर की वैल्यू कैलोरीज में दी जाती है 1.98 कैलोरीज
पर मोल पर केल्विन, राइट। नाउ 1.9 जो है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2, so mostly this value of R is taken as 2 calories per mole per Kelvin, ठीक है। so we have to memorize all these। जैसे एक और हमने कल भी करा था कि हमको याद रखना है परसों, कौन सा, कन्वर्जन फैक्टर्स, कि हम प्रेशर को कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, वॉल्यूम को कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि सारे न्यूमेरिकल्स में वो यूज होगा, ठीक है। गैस इक्वेशन को हम एक इस तरह से लिखते हैं, एक और तरह से भी लिखते हैं। अगर हम दो गैसेस कंपेयर कर रहे हैं तो गैस इक्वेशन कैन आल्सो बी रिटन एज P1 V1 upon T1 P2 V2 upon T2। सो क्वेश्चंस हमें दोनों से आएंगे। समटाइम्स अगर मोल्स नहीं दे रखे हैं, नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया हुआ है और मास और मोलर मास दिया हुआ है, तो n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं ना हम। सो क्या ये वाली इक्वेशन फिर क्या बन जाएगी, PV इज इक्वल टू वेट गिवन R, ठीक है, ठीक है ना। मैं मोलर मास को ऊपर ले जा रही हूं, PM इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम, और वेट अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी। सो आप किसी भी तरह से न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। अगर कोई भी हमें वैल्यू दे रखी है तो यू डोंट हैव टू गेट वरीड, किसी भी तरह से हम न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला एक के बाद एक उसको आप कैटेगराइज करते जाओ, ब्रेक डाउन करते जाओ, तो तुम्हारे पास जो क्वेश्चन में दिया होता है वही फॉर्मूला हमारे हाथ में आ जाता है।